अगर आप भी वर्चुअल होस्टिंग के जो ऑप्शन है उनको लेके कंफ्यूज रहते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि यार ये ऑप्शन कौन सा किस प्रकार काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है वर्चुअल होस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो जो ऑप्शन है उनको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है, सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा समझते हैं कि हम एक वर्चुअल होस्टिंग कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि 443 पोर्ट पर लिसन कर रही है और वो एसएसएल कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट है जिसका नाम example.com है और उसका दूसरा नाम जो है www.example.com है। ठीक है, और वो सिर्फ प्रॉक्सी के थ्रू ही अलाउड है, प्रॉक्सी के बाहर से उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिना प्रॉक्सी के उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कुछ बेसिक ऑप्शन जैसी इंडेक्सिंग वगैरह है वो सारी इसमें बंद होनी चाहिए जो कि सिक्योरिटी के लिए है। फिर जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल इसमें सेट करने का ऑप्शन होना चाहिए जिसमें कि हम डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड रख सके जो कि हम कोड में नहीं रखना चाहते, इस तरीके का एक ऑप्शन है। और प्रॉपर हेडर सेटिंग्स जो है हम उसकी करेंगे वेबसाइट की। तो ये शुरुआत कैसे करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हमने जो है यम इंस्टॉल httpd-y कमांड के साथ में अपना वेब अपाचे सर्वर जो है इंस्टॉल किया। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ये वीडियो सिर्फ मैं CentOS और रेड के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, उबंटू की कॉन्फ़िगरेशन इसमें मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो लोकेशन वेरी कर सकती है अगर आप उबंटू यूज़र है तो इंस्टॉल किया तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये जो फाइल है httpd.conf फाइल और एक जो कि कॉन्फ के अंदर है और conf.d के अंदर ssl.conf फाइल है, ये डिफ़ॉल्ट फाइल हमारी इसमें बन के आ जाती है। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अगर मैं बात करूँ httpd.conf तो यहाँ पे पोर्ट 80 पे वो लिसन करता है और ssl.conf में 443 पे ऑलरेडी वो लिसन कर रहा होता है और उसमें बेसिक SSL की या लॉग की जो सेटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे होती है। पर अभी मुझे ऊपर वाले सिनेरियो के हिसाब से एक नई वर्चुअल होस्टिंग बनानी है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं जो मेन कोर SSL कॉन्फ फाइल है या httpd.conf फाइल है इसमें जा करके उसके हिसाब से एडिट करूँ, बट हम अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। हम बनाएंगे एक अलग से वर्चुअल होस्ट डॉट कॉन्फ नाम की फाइल। अब इसका फ़ायदा क्या है, इन केस कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है, तो हमारी जो मेन फाइल है उसमें हमारी कोई छेड़खानी नहीं है, कोर फाइल के अंदर हम कोई छेड़खानी नहीं करते। तो जो भी चेंजेस हमें करने होते हैं इसके अंदर करते हैं और अगर कुछ होता है तो हम इजीली रिवर्ट करते हैं, हमें पता है कि चेंजेस कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा ऑप्शन है कि भाई ये 443 पे लिसन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या कमांड करना पड़ेगा, आपको लिसन वाले ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे और आप एक से ज़्यादा लिसन के ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट 443 पे लिसन करे, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट 3000 पोर्ट पे लिसन करे, तो आप उस तरीके से इसको दे सकते हो। आपका जो अपाचे सर्वर है वो अलग अलग पोर्ट पे लिसन करेगा, जितने भी पोर्ट आप यहाँ पे एज ए लिसन दोगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, जब आप लिसन पोर्ट देते हो तो ये इंश्योर करना है कि भाई ये पोर्ट किसी और एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। अदरवाइज क्या है, रन होते समय अपाचे को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो क्रैश कर सकता है क्योंकि वो बोलेगा पोर्ट ऑलरेडी इंगेज। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ये हमारा कॉलम कह सकते हो। ठीक है, कि वर्चुअल होस्टिंग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं। देखिए वर्चुअल होस्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा वर्चुअल होस्ट। ठीक है, और उसके अंदर स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कि ये जो सर्वर है या ये जो वेब सर्वर है जिसके ऊपर मैं ये वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसके किसी भी आईपी से अगर पोर्ट 443 की रिक्वेस्ट आती है तो उसको ये पर्टिकुलर वर्चुअल होस्ट वाला जो कॉलम है ये हैंडल करेगा। अब ये यही क्यों करेगा, देखिए अपाचे रन कर रहा है 443 पे, तो सिस्टम पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी 443 के लिए तो वो कहाँ जाएगी, अपाचे पे जाएगी। और अपाचे में क्या लिखा है भाई, 443 की रिक्वेस्ट आएगी तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर वर्चुअल होस्ट वाले कॉलम के ऊपर भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेगा, इसका सर्वर नेम। तो आपने अगर example.com के नाम से रिक्वेस्ट भेजी है तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा और आगे प्रोसेस कर देगा। बट अगर आपने example.com के नाम से रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो ये क्या करेगा, सर्वर एलियास चेक करेगा और देखेगा कि कहीं आपने www.example.com तो नहीं भेजा। अगर ये मिल गया तो भी ये इसको आगे कंटिन्यू प्रोसेस कर देगा।
बट अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिला तो वो क्या करेगा, ऐसा ही अगर कोई और टैग है यहाँ पे वर्चुअल होस्टिंग का तो उसको ट्रांसफ़र करेगा, और अगर वहाँ कुछ मिल गया तो वहाँ प्रोसेस करेगा, और नहीं मिला तो ये क्या करेगा, वेबसाइट नॉट फाउंड करके एरर दे देगा क्लाइंट को, और वो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। उसके बाद अगर हमने SSL कॉन्फ़िगर करना है तो ये 4 चीज़ें हमारी होनी चाहिए, जिसमें से 3 मैंडेट है, जिसमें SSL इंजन पहले ऑन होना चाहिए। अगर ऑलरेडी हमारा SSL.conf में जो है वो चीज़ लिखी हुई है तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा, तो कोई इश्यू नहीं आएगा कि आपने एक ही चीज़ को 2-2 3-3 बार क्यों लिखा। और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट की का पाथ होना चाहिए, और सर्टिफिकेट का, और नेक्स्ट जो है की का पाथ होना चाहिए। ये पाथ आप कहीं पे भी लोकेशन दे सकते हो जहाँ पे अपाचे इसको एक्सेस कर सके, और ड्यूरिंग अपाचे रन ये इस फाइल को लोड कर सके। ठीक है। और अगर आपने जेन्युइन सर्टिफिकेट लिया है, आपका ओपन SSL से सर्टिफिकेट जनरेट नहीं है, फिर आपको सर्टिफिकेट चेन की भी मिलेगी, जिसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई मेरी ये चेन है, जिससे कि आप मेरे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करा सको। बात क्लियर है? तो अगर हमने SSL करना है विद दिस नेम तो ये 3 चीज़ें मैंडेट हैं ऊपर वाली, और ये चौथी चीज़ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमारा पास में सर्टिफिकेट की चेन अवेलेबल है। ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अगर मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे डेटाबेस का यूज़र नेम या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है कोड में रहे, कि गलती से कहीं से कोड हैक हुआ तो वो सारी चीज़ें उनको चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकता हूँ, जिसको सेट करने का तरीका क्या है, सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू, सेट एनवायरनमेंट API की और API की वैल्यू। और अगर हम PHP यूज़ करते हैं तो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम, और हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रन टाइम में सर्वर अपने आप यहाँ से वैल्यू ले करके उसके हिसाब से जो भी कोड के अंदर रिक्वायरमेंट है उसको प्रोसेस करेगा। तो ये एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है ये है हमारे सिक्योरिटी ऑप्शंस। ठीक। ये ऊपर वाले 3 सिक्योरिटी ऑप्शन है जिसकी हम बात करेंगे। वन इज सर्वर टोकन, जो कि हमने प्रोडक्शन में रखा है, अनदर इज सर्वर सिग्नेचर, और थर्ड इज ट्रेस अनेबल। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, देखिए सर्वर टोकन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्वर टोकन हमें क्या दिखा रहा है, सर्वर टोकन हमें दिखाता है, जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैंने इसको प्रोडक्शन में रखा है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपाचे दिखाएगा। अगर मेजर में लिखता हूँ तो वो अपाचे 2 दिखाएगा, और इस तरीके से वो वर्जन स्पेसिफाई करेगा। और अगर मैं सर्वर टोकन स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, है ना, नॉट स्पेसिफाई, मैं लिखता ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देगा जो मेरा सर्वर चल रहा है विद वर्जन ऑफ PHP, है ना। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर किसी हैकर के हाथ लगता है। और ये दिखता कहाँ पे है, जैसे हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप देखिए हेडर के अंदर जो है सर्वर से जब रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ पे आप ये चेक करिए, देखिए ये देखिए यहाँ पे PHP वर्जन भी दिख रहा है अगर आप पढ़ पा रहे हैं, एक्स पावर्ड बाय, है ना। और उसके बाद जो है अगर आप चेक करेंगे तो आपको सर्वर का नाम और वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, बट देखिए अगर मान लिया आपका सर्वर किसी चीज़ से वनरेबल है, कोई वनरेबिलिटी आपके सर्वर के लिए आई है और आपने सर्वर सिग्नेचर ऑफ नहीं किया है, तो जो लोग हैकर हैं वो क्या करेंगे, वो आपके सर्वर के ऊपर अटैक करेंगे। बट अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले से ही ऑफ करके रखी है तो वो जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सिक्योरिटी है जो कि हमें करना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी चाहिए, सर्वर टोकन प्रोडक्शन में, सर्वर सिग्नेचर ऑफ और ट्रेस एनेबल ऑफ। ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट रूट है कि भाई example.com वेबसाइट का जो पाथ है, फोल्डर का पाथ, जहाँ पे सबसे पहली इंडेक्स फाइल है, वो PHP भी हो सकती है, HTML भी हो सकती है, या JS फाइल भी हो सकती है, वो कहाँ पे रखी है, तो वो हमने इसको दे दिया कि भाई HTML के अंदर XYZ नाम से जो फोल्डर है उस ये जो है example.com का रूट फोल्डर है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा हेडर ऑप्शन। तो आप इसमें देखिए कि हमने जो है कंटेंट टाइप, क्रॉस साइट प्रोटेक्शन, आई फ्रेम प्रोटेक्शन, है ना, और CSP पॉलिसी लगाई है। तो ये मिनिमम हेडर प्रोटेक्शन है जो कि हमें किसी भी वेबसाइट या वर्चुअल होस्ट जो हम करते हैं उसको उसके अंदर कर सकते हैं, है ना। ये मैंडेट नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि आपको ये मैंडेट है क्या, ये मैंडेट नहीं है। देखिए यहाँ के बाद जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैंडेट, फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट वाली ये है जो मैंडेट है।
उसके बाद ये भी मैंडेट नहीं है, ये भी मैंडेट नहीं है, और ये भी मैंडेटरी नहीं है अगर आपने वर्चुअल होस्टिंग चलानी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे अगर हम कोई रूल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी रूट डायरेक्टरी पे कुछ रूल लगा रहे हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपसे ऊपर शेयर किया था। तो पहला इसमें मैंने क्या लगाया कि मेरी रूट डायरेक्टरी पे और इसकी सब डायरेक्टरी जो भी अंदर है उन पे क्या रूल लगना चाहिए कि उसके ऊपर रिडायरेक्शन एनेबल होना चाहिए। रिडायरेक्शन से मतलब क्या होता है, कई बार आपका कोडर आपसे डिमांड करता है कि भाई मेरी जो फाइल है वो रिडायरेक्शन पे काम करती है htaccess पे, तो आप उसको अपाचे में अलाउ कर दो। तो यहाँ पे नन रहता है बाय डिफॉल्ट, हम इसको ऑल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ नन भी लिख सकते हैं या इसको भी हटा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शनल है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड ऑल ग्रांटेड लिखा है, एक्चुअली ये गलत हो गया, तो इसको हम लोग जो है हैश कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है हमारा फॉलो सिंबॉलिक इंडेक्सेस इंक्लूड और एग्जीक्यूट CGI। ठीक है, तो सिंबॉलिक लिंक क्या है, अगर मैं डायरेक्टरी के अंदर कोई सॉफ्ट लिंक या कोई शॉर्टकट बना के किसी और बाहर की मेन डायरेक्टरी का एक्सेस देना चाहता हूँ अपाचे सर्वर को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉलो सिंबॉलिक लिखूंगा, माइनस नहीं करूँगा। माइनस मैंने बोल दिया भाई किसी भी तरीके का सिंबॉलिक लिंक मेरी वेबसाइट पे नहीं चलेगा, जो रूट डायरेक्टरी के अंदर है बस वहीं तक ही आपका एक्सेस है, उससे बाहर आप जा नहीं सकते, नोट एट एनी कॉस्ट। इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्सेस का मतलब ये है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर फाइल को हम देख नहीं सकते। फॉर एन एग्जांपल, मान लिया आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने जो है abc.txt नाम की फ़ाइल बनाई है और def.txt नाम की फ़ाइल बनाई है और भी बहुत सारी इस तरीके की फ़ाइल है। ठीक है, और आपने यहाँ पे index.html नाम की फ़ाइल नहीं बनाई, तो अपाचे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो वो क्या करेगा, इन दोनों फाइल को वहाँ लिस्ट करके दिखा देगा। तो जो भी हैकर है या जो भी बंदा आपके कोड को रिव्यू कर रहा है, वेबसाइट को जा रहा है, तो वो डायरेक्ट जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। बट अगर इन केस आपने जो है index.html बनाया है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, उसको सीधा ये पेज दिखाई देगा, जो भी वहाँ पे इंडेक्स है, चाहे वो ब्लैंक हो, उसको कुछ, अगर ये ब्लैंक पेज है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। और अगर वो फाइलें आपकी इंपॉर्टेंट है तो वो प्रोटेक्ट रहेगी, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं रहेगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर आखिर किस किस नाम की फाइल है। बट यहाँ पे इस तरीके की कई बार क्या है, ऑप्शन में हम लोग चूक जाते हैं कि हर डायरेक्टरी में इंडेक्स फाइल है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग बंद कर देते हैं। तो इस केस में अगर मैंने कहीं इंडेक्स फाइल नहीं भी बनाई तो भी क्या है, उसको लिस्ट नहीं होगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब जैसे आप PHP में यूज़ करते हो कि आप एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल इंक्लूड कर रहे हो, या मैं अपाचे ऑन फाइल की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपाचे की मेन फाइल में नीचे लिखा हुआ है कि आप conf.d के अंदर जो भी फाइल है उसको भी आप इंक्लूड करोगे और रन करोगे। तो उस टाइप के जो ऑप्शंस है, इंक्लूड करने वाले जो ऑप्शंस है, वो अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं मना कर दे रहा हूँ कि आप कोई भी नई फाइल इसमें इंक्लूड करके रन नहीं करा सकते हो। ये कई बार ऐसा होता है कि कोड इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं वहाँ पे दिक्कत देता है, तो हम उसको पहले से ही डिनाई कर देते हैं। एग्जीक्यूट CGI यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं किसी तरीके की स्क्रिप्टिंग को अपना कोड कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ और उसका रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ पेज या कुछ चीज़ जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो है मैंने मना कर दिया। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, आप जो है सीधे सीधे जो आपका कोडिंग लैंग्वेज है उसी का इस्तेमाल करोगे, उसके अलावा कोई स्क्रिप्टिंग या इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करोगे जो कि किसी शेल के ऊपर फायर होकर के मुझे रिस्पॉन्स देती है। तो वो हो सकता है कि उसको बड़ा प्रिविलेज उस सेल के थ्रू मिल जाए। अगर वो कमांड लेती है तो वो कोई और कमांड भी ले सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक पाइथन की फाइल CGI डायरेक्टरी में बना देता हूँ अपाचे की, और एक फॉर्म बनाता हूँ, उस फॉर्म में जो सबमिट बटन का एक्शन है वो उस पर्टिकुलर पाइथन को देता हूँ, और उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता हूँ और बोलता हूँ कि इसको प्रोसेस करो, कुछ भी करो। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड को जब पढ़ेगा, उसको प्रोसेस करेगा, तो उस यूज़र नेम पासवर्ड में मैं कोई कमांड भी दे सकता हूँ जिसका रिस्पॉन्स यूज़र को जाएगा और उसको मेरे सिस्टम की बाकी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये बेसिक ऑप्शन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है कि मैंने यहाँ पे ऊपर बोला था कि ये चीज़ जो है सिर्फ प्रॉक्सी से ही एक्सेसिबल होनी चाहिए, है ना, ये वाला। तो इसके लिए हमने क्या किया, रिक्वायर्ड यूज़ किया है ऑल डिनाइड। ठीक है, ये 2.4 एंड अबव वर्जन में यूज़ होता है अपाचे के, जो कि ऑथराइजेशन कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। तो रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत है और सबको मैं डिनाई कर रहा हूँ,
और अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो आपका आईपी एड्रेस जो है ये होना चाहिए, तभी मैं अलाउ करूँगा। ये आईपी एड्रेस किसका? ये मेरा प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस है, यानी कि ये सर्वर इसी प्रॉक्सी के थ्रू ही एक्सेसिबल है। प्रॉक्सी पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो उसके थ्रू ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। डायरेक्ट अगर मैं example.com मार के या आईपी मार के यहाँ आना चाहूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और आपने कई जगह इसी काम को करने के लिए ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट देखा होगा, जिसमें ऑर्डर डिनाई पहले सबको, फिर अलाउ, फिर डिनाई फ्रॉम ऑल, और फिर अलाउ फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। तो ये 2.2 एंड बिलो वर्जन में ये वाली चीज़ यूज़ होती है। और ऑब्वियस बात है, आप नया वर्जन यूज़ करोगे तो अभी आपके लिए यही चीज़ एप्लीकेबल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी काम करेगी, बट ये सब चीज़ें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी वाला जो कॉलम है वो क्लोज हो गया है। उसके बाद मैं अपने कस्टमाइज लॉग फॉर्मेट भी बना सकता हूँ और उसकी लोकेशन भी डिफाइन कर सकता हूँ कि कहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लॉग चाहिए। और इस लॉग को देखते ही मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, अच्छा भैया ये जो लॉग है ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट का है। जैसे मैंने यहाँ लॉग का फॉर्मेट बनाया, फिर कस्टम लॉग बनाया, फिर एरर लॉग बनाया, एक्सेस लॉग, इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ। ये कहाँ पे होता है? जनरली वेयर लॉग HTTPD के अंदर ही सेव होते हैं अपाचे के लॉग्स, ठीक है। ये जो ऊपर वाला काम है रिक्वायर्ड, ऑल, डिनाइड, ये मैं थ्रू लोकेशन भी कर सकता हूँ। कई जगह आपको ये ऑप्शन भी दिखाई देगा। अब इसको समझना, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करोगे। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी वाला जो ऑप्शन है टैग वो यूज़ किया और यहाँ पे लोकेशन वाला यूज़ किया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बाकी लिखा यही है, रिक्वायर्ड, ऑल, डिनाइड, रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस। ये रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब सिस्टम का रूट नहीं है, रूट का मतलब है इस वेबसाइट का रूट। और इस वेबसाइट का रूट कहाँ से स्टार्ट होता है? इस वेबसाइट का रूट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ना रूट, ये हमारा रूट है वेबसाइट का, ठीक है। बट ये जो लोकेशन है ये बेस्ड ऑन यूआरएल काम करती है, रिक्वेस्ट के बेस के ऊपर काम करती है। मान लिया आपने example.com लिखा है तो वो क्या करेगा? वो उसको मना करेगा। या आप कोई पाथ देना चाहते हो कि भाई example.com, सपोज करो मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ कि अगर example.com/abc/def नाम से कोई रिक्वेस्ट आती है तो आपने उसको डिनाई करना है, वो आपने अलाउ नहीं करना है ना। abc/admin नाम से रिक्वेस्ट आती है, ये यूआरएल है, ठीक है। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। एडमिन का मतलब जरूरी नहीं कि अंदर आपके पास एडमिन डायरेक्टरी हो, बट हमने कुछ इस तरीके का रूल लगा रखा, अगर एडमिन होता है तो वो एक पर्टिकुलर खास डायरेक्टरी में जाकर के आपको उसकी इंडेक्स फाइल देता है। बात समझ रहे हो? तो वो चीज़ अगर मुझे डिनाई करनी है यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है वर्डप्रेस में यूज़ करते हैं बट उसमें प्रॉपर फाइल का नाम होता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे मना कर सकता हूँ। बट अगर मुझे किसी, ये मेरा यूआरएल बेस्ड है तो ये वेरी कर सकता है अलग अलग तरीके से। और बट ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये फोल्डर ही एक्सेसिबल ना हो, मतलब इसके अंदर की कोई भी फाइल, कुछ भी चीज़ उसको एक्सेस नहीं करना है। तो अगर मैं फाइल सिस्टम बेस्ड रूल लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे फाइल डायरेक्टरी के अंदर लिखना है। और अगर मैं लोकेशन बेस्ड, मतलब लोकेशन यहाँ पे क्या है, लोकेशन ये है, ठीक है। इस बेस के ऊपर अगर मुझे रूल लगाना है तो मैं लोकेशन के अंदर ये चीज़ लिखूंगा, है ना। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो लोकेशन टैग है इसको आप मल्टीपल टाइम भी लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। मतलब जो पहले आएगा उसको वो रूल लगा देगा, फिर जब दूसरा आएगा फिर वो उसको, उस रूल को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर तीसरा आएगा उस रूल को इम्प्लीमेंट करेगा। और ये आपने देखा है कि इसी वजह से HTTPD कॉन्फ में सबसे लास्ट में हमारी वाली फाइल लोड होती है, जो ऑलरेडी लिखे रूल है उसको ये ओवरराइड करती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है या डायरेक्टरी वाले जो रूल है, अगर आप लिख रहे हो तो इसका बड़ा ध्यान देना कि आपने कौन सा ऑप्शन इसके बाद लिखना है ना। अगर आप बहुत हाई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो कॉमन तरीका ये है कि हाई रिस्ट्रिक्शन वाला सबसे नीचे लिखना है, ताकि सारे वाले ऊपर वाले प्रिविलेज आने के बाद सबसे लास्ट में आप हाई वाले को इम्प्लीमेंट करो। अगर आपने सबसे ऊपर रूट को ही लॉक कर दिया और बाद में आप चाहते हो कि मैं सब डायरेक्टरी को अलाउ कर दूं, तो वो अलाउ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी ऊपर से पढ़ेगा, जैसे ही देखेगा रूट पे ही ब्लॉक है तो वो आगे जाएगा ही नहीं। बात समझे आप? तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान देना कि जितनी बार भी आप ये लिखते हो तो हमेशा जो रूट लेवल ब्लॉक है वो आपने सबसे नीचे लिखना है। तो मेरी तरफ से देखिए ये वर्चुअल होस्टिंग के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या मेन इंपॉर्टेंट
ऑप्शन थे वो मैंने आपके साथ में शेयर किए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है या आपके काम आ सकती है, तो पक्का इसको शेयर कीजिए। और मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, बट आप लोगों से उम्मीद करता हूँ अगर आप नए हैं तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर हम लोग और ज़्यादा जो है अपाचे के ऊपर बात करेंगे, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, उसकी वेब फायरवॉल के ऊपर बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है और किस सिनेरियो में हम ये यूज़ करना चाहिए। और कई बार ऐसे कौन से सिनेरियो आ जाते हैं जहाँ पे वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसको मैनेज करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।